प्यारे बहन भाई हो, सत्यार्थ प्रकाश चैनल में आपको स्वागत है। साथियों, हम आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं कि जो देश के लिए नितांत आवश्यक है, हर भारतीय के लिए, हर नागरिक के लिए, जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते। और यदि हम इस विषय को अधिक अनदेखा करेंगे तो स्थिति ऐसी ही होगी जैसे बिल्ली को देख कर के कबूतर आंख बंद कर लेता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, और ये कहावत क्या है कि जब बिल्ली कबूतर के निकट होती है और प्रहार करना चाहती है तो कबूतर अपनी आंख बंद कर लेता है और ऐसा महसूस करता है अब बिल्ली अब आपको देख नहीं रही है। लेकिन कबूतर के आंख बंद करने से बिल्ली का देखना और उस पर प्रहार करना बंद नहीं होता है, और उसकी भी इस बेसमझी के कारण वो मारा जाता है। और यदि वो आँख खोल के रखे तो शायद भगने का यत्न करे तो संभावना है कि वो भाग सकता है। तो यही स्थिति अब आपकी भी हो रही है। तो मैं इस विषय पर एक बात कहना चाहूँगा, जो भी हम कुछ देखते हैं घटनाएं, वो हमको सिखाती हैं, और वो घटनाओं से सीख कर के हमको आगे के निर्णय लेने होते हैं। और जो व्यक्ति इतिहास से नहीं सीखता है, तात्कालिक परिस्थितियों से नहीं सीखता है, और भयावह होने की प्रतीक्षा करता रहता, यानी स्वतः ही निर्णय लेने की या स्वतः ही सिद्ध हो जाने की या स्वतः ही कार्य सिद्ध हो जाने की जो उम्मीद रखे रखता है, तो वो बड़ी घातक होती है। तो हम ऐसा ही कर रहे हैं। मैं इस विषय पर जो आज आपके बीच में चर्चा करने जा रहा हूँ, जो घुसपैठ है, भारत के लिए बहुत ही भयावह, खतरनाक और इसको पतन के गर्त में ले जाने वाली बन रही है, और कोई भी भयंकर रूप ये धारण कर सकती है। तो हम सब साथियों का कर्तव्य बनता है, नेताओं का भी कर्तव्य बनता है, पार्टियों का भी कर्तव्य बनता है कि बहुत जल्दी से जल्दी ऐसे कठोर कानून बनाए जाएं जिनके द्वारा जो घुसपैठिए आ गए हैं उनको बाहर निकाला जा सके और आगे आने वाले घुसपैठिए ना आ सके। यहाँ एक और विषय चर्चित आवश्यक हो जाता है कि घुसपैठिया और शरणार्थी। देखो, हमारी एक परंपरा रही है शरणार्थी की रक्षा करनी चाहिए जो शरण में आए, लेकिन ये भी बोध होना चाहिए कि जो शरण में आ रहा है वो कैसा, उसका अधिकारी भी है या नहीं है। माना कि हमारे घर में सर्प आने लगे और हम उसे शरण देने लगे, सर्प आने लगे, हमारे घर में शेर बढ़ने लगे और हम उसे शरण देने लगे कि समझ गए कि हमारा शरणार्थी है, तो दुष्परिणाम फिर दूर नहीं है। जो सांप को अपने घर में शरण देगा एक दिन वो उससे डसा जरूर जाएगा। कितना ही दूध पिला ले, कितनी शरण दे ले, घर का मुखिया बना ले, मानिक बना ले, लेकिन कोई धर्मात्मा विद्वान आ रहा हो और आपकी शरण चाहता हो, आप उसे भी शरण ना दें तो ये भी फिर उल्टा होगा, फिर भी ये विध्वंस होगा। तो हमें यानी पात्र शरण किसको देनी है, किसको शरण नहीं देनी है, जो धार्मिक विद्वान व्यक्ति है, जो अच्छी मानसिकता वाला व्यक्ति है, उसको हम शरण दे सकते हैं। लेकिन जिसके पास में बुद्धि नहीं है, अपनी विवेक नहीं है, वो तो कठपुतला है। एक ऐसे समझो जैसे बना देगी गुड़गुड़िया, अपना कोई दिमाग नहीं है उनका, जो किसी के नचाए नचते हैं, किसी के चलाए चलते हैं। बस कुछ भी कह दिया एक बार, अब बस ये खतरा में है, इस्लाम खतरा में, फिर वो भूल जाते हैं कि तुम्हारे साथ किसने क्या किया था, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, तुम्हारा कोई मित्र है या शत्रु है, बस सब शत्रु हो जाते हैं। तो जो ऐसी सोच वाले व्यक्ति रखते हैं, ये भारत में बहुत ही अधिक संख्या में आ गए हैं और आ रहे हैं, और निकाला कोई नहीं जा रहा है। साथियों, 1917 में लगभग एक हमारे वकील जी हैं, उपाध्याय जी, उन्होंने एक जनहित सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जनहित याचिका डाली थी, और उसमें कहा था कि आज की तारीख में भारत में 5 करोड़ वो हैं शरणार्थी, इनको जल्दी से जल्दी देश से बाहर निकाला जाना चाहिए।
और इनके ऊपर कानून बननी चाहिए। तो खैर, जैसी संभावना थी, सुप्रीम कोर्ट तो कानून नहीं बनाता, और जब सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता तो बनाए भी नहीं, ये तो सरकार का काम है। तो वहाँ से तो जो कोई संतोषजनक स्थिति परिस्थिति की संभावना नहीं लगी उस समय, ना कोई आगे लगती है। लेकिन ये नेताओं का जो कर्तव्य है, जो ये नेताओं की इतनी फौज है, पूरे देश को मैं कहूँ दो ही बर्बाद कर रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जहाँ एक तो नेता और एक ही शरणार्थी। रक्षा भी नेता ही कर रहे हैं, ध्यान रहे, रक्षा भी नेता ही कर रहे हैं, लेकिन बर्बाद भी नेता ही कर रहे हैं। किसी घर में नेता ना हो तो वो घर भी बर्बाद हो जाता है, और किसी घर में सब बड़े नेता हो जाएं तो सब भी बर्बाद हो जाता है। तो हमारी स्थिति यही होगी है। हमारे घर में सब नेता हैं, कोई किसी की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जो नेता हैं, जब सब नेतागिरी चाहिए तो सबके अलग अलग विभाग चाहिए। अब जब सबके अलग विभाग चाहिए तो इस देश को कोई तो जाति के आधार पर बांट करके नेतागिरी करता है, कोई संप्रदाय के आधार पर बांट कर राजनीति करता है, कोई गोत्र के नाम पर बांट कर राजनीति करता है, कोई क्षेत्र के आधार पर करता है। यानी क्या क्या आधार बना करके राजनीति करते हैं, और हमको तोड़ करके रख दिया। कहीं हमको पार्टीबाजियों में तोड़ा, क्षेत्रवाद में तोड़ा, संप्रदायवाद में तोड़ा, और किस किस तरह हमको तोड़ करके अलग अलग कर दिया। अब ऐसी अवस्था में, जैसे मैं कह रहा हूँ, कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इस देश को दो ही व्यक्ति बर्बाद कर रहे हैं। आबाद करने वाले भी नेता में फिर ध्यान रहे, विमर्श मार्गदर्शक भी नेता ही हैं, उन्होंने ही चलाया है, प्रजा वहाँ तक नहीं लेकर आई है। लेकिन उनकी गलती से ही जो कुछ हो रहा है और जो कुछ और हो सकता है, उसके बारे में मैं चेतावनी देनी चाहता हूँ। यदि उस समय के नेताओं ने सोमनाथ जैसी मूर्खता पर लगाम लगा दिया होता, जहां पंडित पुजारी एक तस्वीर लगा करके विष्णु की चारों तरफ चुंबक लगा के पूरे देश को लूट रहे थे, जिससे आकर्षित होकर के अनेकों बार मोहम्मद गजनवी ने आक्रमण किए, और आक्रांत आए, लूटते रहे, ले जाते रहे, और हम सबड़ी संपत्ति वहीं उन मठ मंदिरों पर चढ़ाते रहे। उस कारण हम गुलाम हुए। आज भी यही स्थिति हो रही है। आज भी ऐसे मठाधीश फिर पुनः इकट्ठे हो गए हैं, जो इस देश को फिर बर्बाद करने की लीक पर के लेकर के चल दिए, और उनको राज आश्रय प्राप्त हो रहा है। जैसे एक दिन सोमनाथ का मंदिर बर्बाद हुआ था और वो हमारी बर्बादी का कारण बना था, हमारी धन संपत्ति जिस तरह से वहाँ इकट्ठी हुई थी, लुट गई थी, ऐसे ही अब एक और नई प्रक्रिया हमारे बागेश्वर धाम जी कर रहे हैं। यही होगा। हमारे जो भोले भाले बहन भाई हैं वो सब जाएंगे, वहाँ संपत्ति देंगे, और एक अकूत संपत्ति इकट्ठी होगी। हम सब मूक बैठे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएगा। हिंदू राष्ट्र के नाम पर सब राजी हो जाते हैं। मुझे पता नहीं कोई हिंदू कौन था जिसके राष्ट्र पर, अब वो मुझे लगता है भाजपा ने तो एजेंडा छोड़ दिया है। और जो आज उम्मीद करते थे आर्यजन, उन्होंने भी अब उम्मीद छोड़ दी है कि जब तो यहाँ राम राज आने की बात थी, तो यहाँ मर्यादा तो राम आर्य थे, वो हिंदू तो थे नहीं। अब हिंदू की बात हो गई है, अब आर्य बात तो नष्ट हो चुकी है। चलो, यहाँ प्रकरण मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब ये सब देश से जुड़े मुद्दे हैं। आप ये कह सकते हैं कि विषय को कहाँ से उठा और हम कहाँ पहुँच गए। अरे ये सब विषय केवल एक से ही नहीं है, जितने वो घुसपैठिए जिन्हें आप समझ रहे हो बर्बाद कर रहे हैं, ये भी घुसपैठिए हैं जो धर्म में बढ़ रहे हैं, आपके हृदय में बढ़ रहे हैं। कोई सनातन के नाम से बढ़ता है, कोई इस्लाम के नाम से बढ़ता है, कोई ईसाई के नाम से बढ़ता है, कोई बाबा भीमराव अम्बेडकर के नाम से बढ़ता है, कोई किसी नाम से बढ़ता है। किसी नाम से बढ़कर हमको तोड़ते हैं, हमको अलग अलग बनाते हैं, कोई पार्टी के नाम से बढ़ जाता है। तो ये सब घुसपैठिए ही हैं जो इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। तो मेरे देश के वासियों, साथियों, आप सजग हो जाइए
अब आप कहोगे मैंने एक प्रश्न उठा दिया बागेश्वर धाम का और घुसपैठिया भी बताया। हाँ, मैं इसी तरह हमारा वेदोक्त धर्म पहले बदनाम हुआ था, गडरियों का गीत कहा गया था, और आज भी फिर हम उसी स्थिति पे चल रहे हैं। जो भी जैसे कह दिया किसी ने हिंदू के नाम पर, सनातन के नाम पर, उसको हम सब स्वीकार कर लेते हैं। यदि आपको मेरी बात ठीक नहीं लग रही है तो कृपा जिन बातों को ये बागेश्वर धाम जी कहते हैं क्या सिद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या हनुमान कभी मिठाई की तरह सूर्य को मुंह में दे सकता है? क्या आज भी हनुमान के द्वारा फौज भेजी जा सकती है, बीमारियों को दूर भगाया जा सकता है? अरे बिल्कुल पाखंड बढ़ रहा है। देश के वासियों, सजग हो, सावधान हो। और अफसोस है कि जिन व्यक्तियों को पहले से बहकाया गया वो तो बहक रहे हैं, लेकिन आर्य समाज ने भी सरेंडर कर दिया। आर्य समाज ने भी सरेंडर कर दिया है, लग रहा है वह हिंदू राष्ट्र बन रहा है। यानी एक देश में ऐसी हवा आ गई है, अब ऐसी हवा आ गई है कि मुसलमान के नाम से कोई कुछ कहने लगे तो मुसलमान उसे स्वीकार कर लेते हैं, भाई हमारा नेता है। ऐसी अवस्था हिंदुओं में आ गई। हिंदू के नाम को कह करके को कुछ ही कह दे, झूठ बोलो, सच बोलो और कुछ भी कर लो, वो सब ये भी ठीक है। ये दोनों ही अवस्था गलत हैं। तो ये घुसपैठिए भी समाज के लिए कलंक बनेंगे। एक दिन इस भारत की जो पतन का कारण पहले बना था, फिर पतन का कारण ये भारत बनेगा। फिर ये कारण पतन के ही बढ़ते जा रहे हैं। और जो मैं मूल विषय पर, अब जो मूल रूप से घुसपैठियन की बात मैं कहूँगा, जो एक ऐसे प्रबल घुसपैठिए भारत में बढ़े सन 1917 में, जिसकी मैं बात बता रहा हूँ, जनहित याचिका डाली गई थी और उस पर कुछ नहीं हुआ था। 5 करोड़ घुसपैठिए जो बाहर से आए थे हमारे देश के अंदर, बांग्लादेश आदि से, वो आज कितने हो गए होंगे? 23 में लगभग 5-6 वर्ष हो चुके हैं। घटे तो है नहीं, बढ़ गए हैं, कि कोई पता नहीं। अब एक दूसरा विषय है ये, जब ये 5 करोड़ हैं, एक दिन 5 लाख फारस के अंदर गए थे, और वहाँ जो आज ईरान है, 100 वर्ष में ऐसी खूनी क्रांति हुई, अब वो ईरान बन गया। आहिस्ता आहिस्ता उन 5 लाखों की बढ़ती हुई, और वहाँ फिर खूनी क्रांति में सब कुछ बदल करके रख दिया। सबने या तो वो स्वीकार कर लिया और या फिर भाग गए। जबकि ईरान की कभी साख थी, और यहाँ आर्यों के नाम से ईरान जाना जाता था। आर्यों के नाम से आज भी वहाँ आज भी आर्यन के नाम से उपाधि दी जाती है। ईरान में आज भी आर्यन के नाम से उपाधि दी जाती है। वर्तमान में भी ये स्थिति वहाँ है। कुछ कार्यों के लिए वो उपाधि दी जाती है, आज भी वो चल रही है। तो मेरे साथियों, इस विषय पर मैं आपको एक ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कि जब 5 लाख व्यक्ति ये सब कर सकते हैं, और भारत में तो 1917 में 5 करोड़ थे। अब वो 5 करोड़ कैसे आ गए, कैसे पता नहीं लगी। कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस देश के अंदर हुआ है उनको करने में। देखो, जब वो भारत के अंदर आएंगे, उनके राशन कार्ड बनाए जाएंगे, उनके ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाएंगे, जितने भी उनके हैं उनकी प्रमाण पत्र, सब तरह के प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे, और उनको बीपीएल कार्ड दिए जाएंगे। सब कुछ देने के बाद में फिर वो यहाँ मुफ्त का राशन खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। 5 करोड़ व्यक्ति जो बाहर से आए, यहाँ के राशन कार्ड किसने करवाए? नेताओं ने, वोट के लिए। और उनके राशन कार्ड किसने बनवाए? यदि सरकार चाहे तो क्या ये पता नहीं कर सकती किन राशन कार्ड किसने बनाए थे? और ऐसी सख्त कानून बना करके जिन व्यक्तियों ने रिश्वत ले लेकर के उनके राशन कार्ड बनाए, जिन व्यक्तियों ने पैसा ले लेकर के उनके पहचान पत्र बनाए, आधार कार्ड बनाए, जिन्होंने उनको यहाँ के सब कुछ साधन सुविधा देने का नागरिक बना दिया, और यहाँ एक देश की संपत्ति को लुटवाने के लिए भेज दिया, क्या उनके खिलाफ कानून नहीं बनाया जा सकता? जहाँ वो व्यक्ति अपराधी है, जो यहाँ आकर के जिसने अपराध किया, शरण ली और यहाँ आकर के यहाँ का नागरिक बन गया, क्या वो व्यक्ति अपराधी नहीं है जिसने रिश्वत लेकर के ये सब करा लिया? ठीक कह रहे हैं।
वो भी अपराधी है, वो भी अपराधी है जो यहाँ पर शरणार्थी बन करके आया हमें तबाह करने के लिए, और वो भी अपराधी है जिसे यहाँ शरणार्थी बनने की रिश्वत लेके सबली सुविधा उपलब्ध कर दी। क्या वो अपराधी नहीं है जिसने इन दोनों अपराधियों को नहीं पकड़ा? इसके नेता अपराधी नहीं क्या? और आज भी नहीं है क्या? क्या आज ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता? ये कह करके देश के चौकीदार क्या पल्ला झाड़ सकते हैं कि पहले व्यक्तियों ने कर दिया था, हमारी भूमिका नहीं थी? अरे पहले व्यक्तियों ने कर दिया था जब तो तुम नहीं थे, लेकिन आज तो तुम हो देश की चौकीदारी कर रहे हो। अरे जो चोर चौकीदार के होते हुए देश में ना बढ़े, जहां ये जरूरी है, लेकिन चौकीदार के पहले से ही देश में चोर बढ़ रहा हो तो क्या वो भगाना नहीं चाहिए? भगाना चाहिए। और चौकीदारी सिद्ध नहीं होती। चोर तो पहले बढ़ गया हो, चौकीदार के ड्यूटी पे आने से पहले बढ़ गया हो, या चौकीदार के आते हुए बढ़ गया हो, चोरी होने पे जिम्मेवारी चौकीदार की ही है। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, राज्य सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, कि एक अवसर है, सदैव नहीं रहेगा, अवसर है शीघ्र अतिशीघ्र ऐसा कठोर कानून बनाया जाए जिससे जो व्यक्ति यहां पर शरणार्थी हैं, जो व्यक्ति शरणार्थी हैं, जिन्हें शरण की आवश्यकता है, उन्हें तो शरण दी जाए, लेकिन जो घुसपैठिए हैं, जो इसको बर्बाद करने के लिए, देश को बर्बाद करने के लिए आए हैं, उनको कठोर से कठोर नियम बना करके और ये घोषणा कर दी जाए, एक समय देकर कि इतने समय में या तो वो व्यक्ति यहाँ से भाग जाएं, यानी हम उनकी सब संपत्ति तो जब्त करेंगे ही करेंगे, और उनको एक बहुत लंबे आजीवन कारावास में डाल देंगे जो यहाँ घुसपैठे बैठे हुए, और एक अलग से आयोग बना करके, एक टीम बना करके, जिन जिन व्यक्तियों ने ये सब नकली काम किए हैं, क्या उनके रिकॉर्ड नहीं है? क्या वो अधिकारी नहीं पता इस पीरियड में कौन अधिकारी थे, कितने समय इनके राशन कार्ड बने, ये राशन कार्ड जायज थे या नाजायज थे? क्या इनका पता नहीं लगाया जा सकता? लगाया जा सकता, लेकिन क्यों नहीं लगा रहे हैं? क्यों नहीं लगा रहे हैं? मैं ये तो नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री जी ऐसा चाहते हैं, लेकिन मैं इतना तो कहूंगा कि इन कामों को वरीयता क्यों नहीं दे रहे हैं? हाँ, जहां हमारी विश्व में ख्याति हो, या में दो मत नहीं है, और जितना सम्मान हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष का विश्व में बढ़ाया है, और जो जिस विषम परिस्थिति से देश को निकाल करके यहाँ से लाए हैं सन 1914 से 23 हुआ है, बहुत सराहनीय कार्य है। लेकिन इन बातों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यदि इन बातों को देखा नहीं किया गया, इन बातों को यदि देखा नहीं किया गया, यदि इन बातों को अनदेखा कर दिया गया, तो ये भारत फ्रांस की तरह हो जाएगा। ये भारत फ्रांस की तरह हो जाएगा। उस दिन सोचिए कि जिस दिन यहां बाबर आया था, उसके पास में कुल 14,000 सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 14,000 सैनिक थे। और हमारी इब्राहिम लोदी के पास में 1 लाख की फौज थी। दोनों फौज थी, एक तरफ 14,000 सैनिक थे, 1 लाख 5,000, 1 लाख सेना थी। 1 लाख की सेना 14,000 के द्वारा हराई गई थी। भीड़ थी, सेना नहीं थी। ऐसे ही इस भीड़ को देख करके अपने पीछे राजी मत होइए। जब वो 5 करोड़ व्यक्ति तलवार लेके मान लिया निकल पड़े, तो बस्तियों को काटते उजाड़ते चले जाएंगे। क्या करोगे? और फिर वो कार्यकाल ये थोड़ी कहा जब देश का प्रधानमंत्री, ये घटना जब ही घटे, और जब देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या जब उस उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी जी हो, ये घटना जब ही घटेंगी। ये घटना उस दिन भी तो घट सकती है जिस दिन बांग्लादेश की बहन जी हो मुख्यमंत्री, बांग्लादेश की बहन जी मुख्यमंत्री हो। यदि ये घटना उस दिन घटने लगी तो क्या होगा? तो मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा सभी साथियों से, नेताओं से, प्यारे साथियों, आपका एमपी है,
एमएलए है, जिससे भी आपकी पकड़ है, पहचान है, उनसे कहिए कि आप शीघ्र अतिशीघ्र कानून बनाइए और ये जो घुसपैठिए बैठे हैं इनको यहाँ से बाहर निकालिए। हमें घुसपैठिए हमको बर्बाद। आप ये देख लीजिए, जो सन 17 में 5 करोड़ थे, 5 करोड़ के 5 साल में एक एक भी बच्चा हुआ और 5 हो गए हो, 5 हो गए हो तो कितने हो गए? 5 गुने तो ये वैसे ही हो गए, 5 गुने तो 5 पंजे 25, सीधी सी बात आ रही है। और कम भी मान लो, कितने भी मान लो, और ये सब तुम्हारा मुफ्त का खाते हैं, ये सब मुफ्त का खाते हैं, कमाते तुम हो। हमारा जो टैक्स है या तो इन के लिए जो यहाँ पर घुसपैठी हैं इनके लिए चला जाता है, और या फिर मुफ्त के मामले में चला जाता है। जो भी सत्तासीन पार्टी बनती है सब मुफ्त के दावे करती हैं। कोई मुफ्त में बिजली देता है, कोई मुफ्त में क्या देता है, कोई मुफ्त में क्या देता है, और जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति नहीं करते हैं। शिक्षा की व्यवस्था हो ना हो, चिकित्सा की व्यवस्था हो ना हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो ना हो, लेकिन मुफ्त में आप वोट दे दो हमें मिलेगा। तो यहाँ मैं पुनः अपने नेताओं से, साथियों से, सभी से अपील करनी चाहूँगा कि इसके ऊपर शीघ्र अतिशीघ्र कठोर से कठोर कानून बनना चाहिए, और जितने घुसपैठिए भारत में हैं वो भारत से निकाले जाने चाहिए। राजार्य सभा इसकी पुरजोर भारत की सरकार से मांग करती है। ओम शम।